गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ रहे थे और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अपन ने पढ़ा था कि इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था और इसके रासायनिक संगठन के बारे में अपन ने पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया की अल्ट्रा स्ट्रक्चर कैसी होती है और इसमें कौन कौन से रसायन उपस्थित होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ कहाँ इसके एंजाइम्स होते हैं और वो एंजाइम्स कौन कौन से फंक्शन करते हैं इसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। आज इस वीडियो लेक्चर में अपन माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति कैसे हुई। तो आज हम इसके बारे में बायोजेनेसिस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति कैसे हुई। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो उत्पत्ति है वो तीन प्रकार से होती है। पहली जो उत्पत्ति होती है वो मेम्ब्रेन्स, कोशिका की जो मेम्ब्रेन्स होती है, बहुत सारी मेम्ब्रेन्स, उसके द्वारा वेरियस मेम्ब्रेन्स ऑफ origin of mitochondria by various membrane. So from various membrane देखिए, बहुत पहले आप जब माइटोकॉन्ड्रिया की खोज हुई थी तो बहुत पहले ये ऐसा माना जाता था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो उत्पत्ति हुई है वो कोशिका की विभिन्न कलाओं से हुई है। विभिन्न कलाओं से जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कला या मेम्ब्रेन्स या कोशिका की खुद की मेम्ब्रेन्स या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या केंद्र कला से माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति हुई है। इन तीनों में से किसी भी एक कला से माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति मानी जाती है। लेकिन सर्वप्रथम 1964 में एक वैज्ञानिक आया रॉबर्टसन। इस रॉबर्टसन ने कहा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो उत्पत्ति है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन से होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन से होती है और इसने कहा कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन होती है और जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें एक प्रकार संबंध स्थापित होता है। इस वजह से रॉबर्टसन ने कहा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी उत्पत्ति एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन से होती है। देखा जाए तो जो माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति होती है उसको एक चित्र द्वारा भी अपन दर्शा सकते हैं। सर्वप्रथम क्या होता है कि मेम्ब्रेन जो होती है, ये पूरी कोशिका है, ये साइटोसोल है, साइटोसोल ये ट्यूब्यूल बनाती हुई मेम्ब्रेन और ये माइटोकॉन्ड्रिया। देखा जाए तो सर्वप्रथम जो मेम्ब्रेन होती है वो अंतर्वलित होती है। अंतर्वलित होकर एक ट्यूब्यूल का रूप धारण कर लेती है। ट्यूब्यूल फॉर्मेशन का रूप, ट्यूब्यूल फॉर्मेशन होता है इसमें। और ट्यूब्यूल फॉर्मेशन होके इसकी जो मेम्ब्रेन, ट्यूब्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है, इसके अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है, उसमें भी उभार समान उभार उपस्थित हो जाते हैं, उभार बन जाते हैं और धीरे धीरे ये उभार क्रिस्टल का रूप लेने लग जाते हैं। और इसकी जो आंतरिक जो मेम्ब्रेन होती है, आंतरिक झिल्ली, इस आंतरिक झिल्ली पर श्वसन श्रृंखला के एंजाइम्स स्थापित हो जाते हैं, बन जाते हैं और ये श्वसन का कार्य करने लग जाते हैं। तो रॉबर्टसन ने बताया 1964 में बताया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी जो उत्पत्ति होती है या उसकी उत्पत्ति या ओरिजिन होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन से होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन होती है वो अंतर्वलित होती है, अंतर्वलित होकर वो एक ट्यूब्यूल का निर्माण करती है और ट्यूब्यूल फॉर्मेशन के बाद उसमें धीरे धीरे उसकी जो आंतरिक जो झिल्ली होती है उसमें अंगुली समान प्रवर्त उपस्थित होते हैं, बनते हैं और ये अंगुली समान जो प्रवर्त होते हैं वो धीरे धीरे क्रिस्टल का रूप ले लेते हैं और बाद में धीरे धीरे ये माइटोकॉन्ड्रिया का रूप ले लेते हैं। एक तो ये हुआ। नेक्स्ट जो वैज्ञानिक आया वो हुआ डी रॉबर्टिस। डी रॉबर्टिस 1964 में इसने कहा 1962 में इसने कहा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो उत्पत्ति हुई है वो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन द्वारा हुई है। न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति हुई है। लेकिन डी रॉबर्टिस इस बात को समझा नहीं सका कि माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति
न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से कैसे हुई है इसको समझा नहीं सका, इसलिए यही कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो उत्पत्ति हुई है वो न्यूक्लियस की प्लाज्मा कला या मेम्ब्रेन से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से होती है, लेकिन वो इस बात को समझा नहीं सका। देखा जाए तो जो माइटोकॉन्ड्रिया की दोनों जो कलाएं होती है, एक तो आउटर मेम्ब्रेन और एक होती है इनर मेम्ब्रेन। इसकी संरचना में अपन पढ़ चुके हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में दो प्रकार की मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर और एक इनर मेम्ब्रेन। तो दोनों कलाओं के रासायनिक संगठन और भौतिक संगठन में स्पष्ट अंतर होता है, अपन ने देखा है। तो इस वजह से अपन ये कह सकते हैं कि दोनों जो कलाएं होती है माइटोकॉन्ड्रिया की या माइटोकॉन्ड्रिया की जो उत्पत्ति होती है वो किसी एक ऑर्गन या एक कला से संभव नहीं है। तो वेरियस ऑर्गन या वेरियस कलाओं से इसकी उत्पत्ति को भी समझा जा सकता है। तो जो पहली जो उत्पत्ति होती है, वैज्ञानिकों ने बताया कि विभिन्न कलाओं से कोशिका की जो कलाएं होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है, उनकी उत्पत्ति के बारे में हमने देखा। नेक्स्ट जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो उत्पत्ति होती है वो पूर्व उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होती है। कोशिका में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके विभाजन द्वारा भी माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति होती है। बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग by division of pre-existing mitochondria या parental mitochondria। तो एक तो उत्पत्ति हुई कि विभिन्न कलाओं से माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति, और दूसरी उत्पत्ति होती है पेरेंटल माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा उत्पत्ति। देखा जाए तो जब सेल डिवीजन होता है या कोशिका विभाजन होता है तो एक कोशिका की समस्त कोशिकाओं और क्रोमोसोम होते हैं वो दोनों कोशिकाओं में या दो पुत्री कोशिकाओं में बराबर रूप से विभाजित होते हैं। इसी को आधार मानकर कुछ वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति होती है या दूसरी कोशिका में, एक कोशिका से दूसरी कोशिका या पेरेंटल सेल से डॉटर सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया जाता है वो पेरेंटल सेल की जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें डिवीजन की वजह से डॉटर सेल में माइटोकॉन्ड्रिया जाता है, और जो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या जो होती है डॉटर सेल में वो पेरेंटल कोशिका के बराबर ही रह जाती है। इस आधार पर 1974 में सेकोने और क्रूम जो वैज्ञानिक थे सेकोने एंड क्रूम ने बताया कि जो पुत्री कोशिकाओं में जो माइटोकॉन्ड्रिया जाता है, पुत्री कोशिकाओं में जो माइटोकॉन्ड्रिया जाता है उस माइटोकॉन्ड्रिया की जो उत्पत्ति होती है वो पूर्व उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया या पेरेंटल जो कोशिका में जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसके विभाजन द्वारा होती है। कोई भी विभाजित होती हुई कोशिका में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उस माइटोकॉन्ड्रिया के विभाजन द्वारा जो दो नए माइटोकॉन्ड्रिया बनते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया पुत्री कोशिकाओं में जाते हैं, और जो माइटोकॉन्ड्रिया पुत्री कोशिकाओं में होते हैं उनकी संख्या उतनी ही रहती है जितनी पेरेंटल कोशिका के समान। इस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया अपनी संख्या को बनाए रखते हैं। इस आधार पर नेक्स्ट फ्रेडरिक ने बताया 1958 में बताया, इसने बताया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो भी माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो विभाजन द्वारा ही पुत्री कोशिकाओं में पहुंचता है, या माइटोकॉन्ड्रिया की जो उत्पत्ति होती है वो पूर्व उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया की विभाजन द्वारा ही होती है। इसने फ्रेडरिक ने विभाजित होते हुए माइटोकॉन्ड्रिया को देखा तथा विभाजित होते हुए डबल सेट माइटोकॉन्ड्रिया को देखा। फ्रेडरिक ने बताया कि कोशिका में कोई भी जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, कोई भी पेरेंटल कोशिका में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, अगर पेरेंटल कोशिका विभाजित होती रहती है, हो रही होती है,
तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो उसी के विभाजन द्वारा पुत्री कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया जाता है और फ्रेडरिक ने विभाजित होते हुए डंबल सेट माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति को दर्शाया और इस डंबल सेट माइटोकॉन्ड्रिया से ही दो पुत्री माइटोकॉन्ड्रिया बनते हैं और अपनी अपनी कोशिकाओं में या पुत्री कोशिकाओं में चले जाते हैं। इस आधार पर माइटोकॉन्ड्रिया अपनी वही संख्या मेंटेन कर पाते हैं जो उसकी पैरेंटल कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या थी। इसके बाद दूसरे वैज्ञानिक आए रिच तथा लक, रिच एंड लक। इन्होंने भी यही कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो उत्पत्ति होती है वो पूर्व उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया के विभाजन द्वारा ही होती है, या नई कोशिकाओं में या पुत्री कोशिकाओं में पूर्व उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा के विभाजन द्वारा ही होती है। तो रिच तथा लक ने क्या किया कि जैव रासायनिक या ऑटो रेडियोग्राफी प्रयोगों द्वारा रिच तथा लक ने ऑटो रेडियोग्राफी प्रयोगों द्वारा क्या किया, न्यूरोस्टोरा की कोशिका या न्यूरोस्टोरा की कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया को एक रेडियोएक्टिव पदार्थ कोलिन से अभिरंजित किया और इसके विभाजन के प्रभाव को देखा। कोशिका विभाजन तो करती है, कोशिका के विभाजन के साथ ही माइटोकॉन्ड्रिया भी विभाजित होता है और पुत्री कोशिकाओं विभाजन के बाद पुत्री कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया के अध्ययन द्वारा पाया कि जो पैरेंटल कोशिका में जो माइटोकॉन्ड्रिया रेडियोएक्टिव कोलिन द्वारा अभिरंजित था वो माइटोकॉन्ड्रिया किसी एक कोशिकाओं में अभिरंजित मिला। इसी प्रकार उत्तरोत्तर पीढ़ियों में भी माइटोकॉन्ड्रिया आधा जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो रेडियोएक्टिव कोलिन द्वारा अभिरंजित होता है और जो रेडियोएक्टिव कोलिन की जो मात्रा होती है उत्तरोत्तर उतनी ही 50% मात्रा में घटती जाती है। इस आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो उत्पत्ति होती है वो पूर्व उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा ही होती है। नेक्स्ट जो माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति थी वो डी नोवो ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। डी नोवो ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। कुछ वैज्ञानिकों का मत था कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो उत्पत्ति हुई वो न किसी ऑर्गन से हुई है और न ही पूर्व उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया से हुई है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो उत्पत्ति हुई है वो अचानक ही परिवर्तन आ जाने पर हुई है। कुछ वैज्ञानिक थे उन्होंने कहा कि जो यीस्ट कोशिका है, अगर इस कोशिका को अनियंत्रित वातावरण में अनियंत्रित वातावरण में अगर कल्चर किया जाए इस कोशिका को तो इसके माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन श्रृंखला के जो एंजाइम होते हैं, रेस्पिरेटरी जो चेन के एंजाइम्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। अगर इस कोशिका को वायवीय रेस्पिरेटरी कंडीशन में कल्चर किया जाए तो इसमें रेस्पिरेटरी चेन के जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी कोशिका को वायवीय वातावरण में कल्चर किया जाए या वायवीय वातावरण में ग्रो किया जाए या इस कोशिका को वायवीय वातावरण में ग्रो किया जाए तो इसके माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेटरी चेन के एंजाइम्स डेवलप हो जाते हैं और जो कोशिका होती है वो वायवीय श्वसन करना शुरू कर देती है। नेक्स्ट जो इसका जो ओरिजिन होता है वो इवोल्यूशनरी ओरिजिन, उद्विकासीय ओरिजिन जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया का उद्विकासीय ओरिजिन है।
उद्विकासीय ऑरिजन। कुछ वैज्ञानिकों का मत है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है वो यूकैरियोटिक कोशिका के अंतःकोशिकीय परजीवी होते हैं। कुछ वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, बहुत समय पहले प्रोकैरियोटिक कोशिका ने यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतःकोशिकीय परजीवी के रूप में जीवन जीना प्रारंभ किया और दोनों कोशिकाएं एक दूसरे से सहजीवन व्यतीत करने लगी, सहजीवी सिम्बायोट जीवन जीने लगे। दोनों कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में प्रगाढ़ संबंध स्थापित हो गए और धीरे धीरे क्या हुआ कि जो वायवीय श्वसन करने वाली जो प्रोकैरियोटिक कोशिका थी, रेस्पिरेटरी प्रोकैरियोटिक सेल थी, वो अवायवीय श्वसन करने वाली प्रोकैरियोटिक सेल्स या बैक्टीरिया में अंतःस्थापित हो गई। हुआ क्या कि जो वायवीय श्वसन करने वाली जो प्रोकैरियोटिक कोशिका या बैक्टीरिया थी वो अवायवीय श्वसन करने वाले प्रोकैरियोटिक कोशिका या बैक्टीरिया में अंतःस्थापित या अंतःकोशिकीय परजीवी के रूप में जीवन जीने लग गई। धीरे धीरे दोनों कोशिकाओं में प्रगाढ़ संबंध स्थापित हो गए और जो वायवीय श्वसन करने वाली प्रोकैरियोटिक कोशिका का कन्वर्जन धीरे धीरे उस प्रोकैरियोटिक कोशिका या बैक्टीरिया का कन्वर्जन माइटोकॉन्ड्रिया के रूप में हो गया और इस ही कंडीशन को माइटोकॉन्ड्रिया की उद्विकासीय उत्पत्ति, सिम्बायोसिस ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, सहजीवी सिम्बायोसिस ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। अब इसके पक्ष में हमें प्रमाण दिए गए कि जैसे कि जो बैक्टीरिया है उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें श्वसन श्रृंखला के एंजाइम्स होते हैं। इसी प्रकार जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो अंतःकला होती है उसमें भी श्वसन श्रृंखला के जो एंजाइम्स होते हैं। दूसरा जो प्रमाण होता है वो ये है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी जो क्रिस्टी होती है उसके समान ही बैक्टीरिया का मेसोसोम होता है। नेक्स्ट जो इसका एविडेंस ये है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए है वो भी सर्कुलर और कुंडलित होता है और बैक्टीरिया का जो डीएनए है वो भी सर्कुलर और कुंडलित होता है। इसी आधार पर माइटोकॉन्ड्रिया को अर्थशास्त्रीय और इसकी इवोल्यूशनरी सिम्बायोसिस ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया को माना गया है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो उत्पत्ति होती है वो चार तरह से होती है। एक तो प्लाज्मा कलाओं द्वारा, विभिन्न प्लाज्मा कलाओं द्वारा जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस और केंद्र की कला द्वारा इसकी उत्पत्ति होती है। दूसरी जो उत्पत्ति होती है इसकी पूर्व उपस्थिति या पैरेंटल माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होती है। थर्ड होती है वो डी नोवो ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होती है और लास्ट होती है वो इवोल्यूशनरी ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, उद्विकासीय ओरिजिन होता है इसका। धन्यवाद।